आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं बाय मी। पहला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कितने करोड़ रुपए की डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम अर्थात DTIS को मंजूरी प्रदान की है? तो कितना है? 400 करोड़। रुपए की। इन्होंने घरेलू रक्षा और अंतरिक्ष औद्योगिकी के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इस क्षेत्र में अत्याधुनिक परीक्षण अवसंरचना का निर्माण करने के लिए 400 करोड़ रुपए का परिव्यय के साथ डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम की शुरू करने की मंजूरी प्रदान की है। यह योजना 5 वर्षों की अवधि के लिए होगी। कितने वर्षों की अवधि के लिए होगी? 5 वर्षों की अवधि के लिए होगी। इसमें निजी उद्योगिकी साझेदारी के साथ 6 से 8 नए प्रशिक्षण सुविधाएं स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। इससे स्वदेशी रक्षा उत्पादन में बढ़ावा मिलेगा, जिसके फलस्वरूप सैन्य उपकरण का आयात कम होगा और देश की आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने भारतीय तटरक्षक बल के कौन सी नौकाओं का जलावतरण किया है? कौन सी नौकाओं का जलावतरण किया? सचेत और 2 अवरोधक नौकाएं जिसका नाम है C-450 और C-451। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गोवा में भारतीय तटरक्षक बल के पोत ICGA सचेत पूरा नाम है और 2 अवरोधक नौकाएं अर्थात IB C-450 और C-451 का जलावतरण किया है। ICGA सचेत 5 अपतटीय गश्ती पोतों की श्रृंखला में पहला है। इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा देश में ही डिजाइन एवं निर्मित किया गया है। इसमें अत्याधुनिक नौवहन और संचार उपकरण से सुसज्जित किया गया है। इसको कहाँ बनाया? अपने देश में ही बनाया गया है, देश में डिजाइन और निर्मित किया गया है। ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। इसका अवतरण किसने किया? रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहाँ के वैज्ञानिकों ने मधुमेह रोगियों में इंसुलिन के निरंतर वितरण के लिए इंजेक्शन देने लायक सिल्क फाइब्रोन आधारित हाइड्रोजेल विकसित किया है? ये जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के वैज्ञानिक थे। इन्होंने इसका खोज किया है, विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस अधिनियम के तहत कवर होने वाले प्रतिष्ठानों को लॉकडाउन के दौरान बकाया जमा करने में हुए विलंब के लिए हर्जाना वसूली से राहत दी है? IPF और MP अधिनियम 1992। कोविड-19 को फैलाने से रोकने के लिए सरकार द्वारा लंबे समय तक घोषित लॉकडाउन और महामारी के कारण उत्पन्न अन्य व्यवधानों के कारण EPF और MP अधिनियम 1952 के तहत कवर होने वाले प्रतिष्ठान कष्ट में हैं और सामान्य रूप से कार्य करने और वैधानिक योगदानों के समय पर भुगतान कर पाने में असमर्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है,
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कितने करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त के बारे में नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कितने करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त के बारे में घोषणा की, नई दिल्ली से संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की है? तो वह है 50 करोड़ रुपए। निर्मला सीतारमण ने किसानों के लिए 1 लाख रुपए किसानों के लिए 1 लाख रुपए का कृषि ढांचागत कोष बनाने की भी घोषणा की है। साथ में ही 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त के बारे में नई दिल्ली संवाददाता सम्मेलन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक बात की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। किस राज्य सरकार ने 14 मई 2020 को AGSY की शुरुआत की? AGSY का फुल फॉर्म है आत्मनिर्भर गुजरात सहायक योजना। आत्मनिर्भर गुजरात सहायक योजना ये गुजरात सरकार ने शुरुआत की है। इस योजना के तहत निम्न मध्य वर्ग के लोग 2% वार्षिक ब्याज पर बैंकों से 1 लाख रुपए की गारंटी मुक्त ऋण ले सकते हैं। कितने? 1 लाख रुपए की गारंटी मुक्त ऋण ले सकते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों को समान जीवन शुरू करने में मदद करना है जो कोविड-19 लॉकडाउन के चलते प्रभावित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन चाहते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ADB की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस अर्थात कोविड-19 महामारी वैश्विक अर्थव्यवस्था को कितने अरब डॉलर तक नुकसान हो सकता है? ADB के रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी से वैश्विक अर्थव्यवस्था को कितने अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है? 5800 अरब से लेकर 8800 अरब डॉलर तक। ADB अर्थात एशियाई बैंक, इसका फुल फॉर्म है। 15 मई 2020 को यह कहा कि कोरोना वायरस महामारी के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था को 5800 अरब से लेकर 8800 अरब डॉलर तक का नुकसान हो सकता है। इसमें दक्षिण एशिया के सकल घरेलू उत्पाद GDP पर 142 अरब से 218 अरब डॉलर तक का असर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस देश ने हैनात प्रांत में हैनात प्रांत के दक्षिणी द्वीप पर एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? द लॉन्ग मार्च 5B को लॉन्च किया है। ये कहाँ? चीन। किसने किया है? चीन ने। एक अहम पड़ाव है। वर्ष 2022 तक चीन एक अस्थायी अंतरिक्ष स्टेशन संचालन करने और चंद्रमा पर 5-6 सदस्यों के एक दल को भेजने की योजना बना रहा है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एक ऐसा मात्र देश है जिसने सफलतापूर्वक मानव को चंद्रमा भेजा है। अभी तक मानव को चंद्रमा पर भेजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है? हाल ही में किया है, वह है गरुड़ नाम से एक पोर्टल विकसित किया है। गरुड़ का फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स। फुल फॉर्म क्या है?
गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर लिविंग यूजिंग ड्रोन्स। गरुड़ पोर्टल कोविड-19 महामारी से मुकाबले के लिए ड्रोन संचालित करने हेतु केंद्र सरकार ने छूट प्राप्त करने के लिए राज्य संस्थाओं की सहायता करेगी। नागरिक विमानन महानिदेशालय अर्थात डीजीसीए नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में एक नियामक संस्था है जो हवाई सुरक्षा, दुर्घटना आदि मामलों की जांच करती है। यह भारत के लिए विमान परिवहन सेवाओं के विनिर्माण और सिविल विमान विनियम, विमान सुरक्षा तथा अन्य योग्यता मानकों के परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। इसके लिए उत्तरदायी है परिवहन सेवाओं के विनियमन और सिविल विमान विनियमन, विमान सुरक्षा और अन्य योग्यता मानकों के परिवर्तन के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। किस देश के खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख मुस्तफा अल कामेदी ने हाल ही में किस देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है? ये इराक के जाने माने खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख है मुस्तफा अल कामेदी। संसद सत्र में 255 सांसदों ने भाग लिया और इराक के प्रधानमंत्री के तौर पर मुस्तफा अल कामेदी का नाम प्रस्तावित किया। इससे देश में 5 महीने से चल रहे नेतृत्व का संकट खत्म हो गया। कामेदी को जब प्रधानमंत्री पद हेतु मनोनीत किया गया तो उन्होंने खुफिया प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया था। इराक में कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के कारण पैदा हुए गंभीर आर्थिक संकट के बीच उन्होंने यह जिम्मेवारी संभाली है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के किस सचिव को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त किया है? किसको? तरुण बजाज को। केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज को, केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के जो सचिव थे तरुण बजाज इसको रिजर्व बैंक के, भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त किया है। बजाज 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हुए थे। कब? 30 अप्रैल को। इसी 30 अप्रैल को अतनु चक्रवर्ती का स्थान लेंगे। ये जो 30 अप्रैल को जो अतनु चक्रवर्ती थे इनका स्थान लेंगे। कौन? ये सचिन तरुण बजाज अतनु चक्रवर्ती का स्थान लेंगे। बयान के मुताबिक बजाज का नामांकन 5 मई से अगले आदेश तक प्रभावी होगा। बजाज कौन है? तरुण बजाज 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं। आर्थिक मामलों के सचिव बनाए जाने से पहले वह प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, कहा के? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल की किस अमेरिकी नागरिक को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अपने दूत पद के लिए नामित किया है? वो है मनीषा सिंह। मनीषा सिंह अभी विदेश मंत्रालय में, कहा? मनीषा सिंह अभी विदेश मंत्रालय में आर्थिक और व्यावसायिक मामले के सहायक सचिव हैं।
मनीषा सिंह OECD में अमेरिका का प्रतिनिधि करेगी। उनके रैंक राजदूत के बराबर होगी। पेरिस स्थित OECD आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को बढ़ावा देने वाली एक अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है। ये 36 देशों इसके सदस्य अभी 36 देश इसके सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। हाल ही में किस योजना के अंतर्गत 29 करोड़ से अधिक लोग 34,800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी है? किस योजना के अंतर्गत 39 करोड़ से अधिक लोगों ने 34 करोड़ 800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत केंद्र सरकार ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान गरीबों की मदद के लिए यह पैकेज की घोषणा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 26 मार्च को 1.70 लाख करोड़ रुपए की इस पैकेज की घोषणा की थी। इसके तहत सरकार ने गरीबों के मुफ्त खाद्यान्न के साथ महिलाओं, बुजुर्गों और किसानों को नकद भुगतान देने की घोषणा की थी। वित्त मंत्रालय ने इस बयान में कहा कि पैकेज बांटने के लिए केंद्र और राज्य सरकार नियमित निगरानी कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी अर्थात CMIE के रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अप्रैल में कितने लोग बेरोजगार हुए हैं? 12.2 करोड़। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी इसके रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अप्रैल में 12.2 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। बतौर रिपोर्ट 3 मई को समाप्त सप्ताह के दौरान देश में बेरोजगारी की दर बढ़कर 27.11% हो गई। CMIE के अनुसार इस दौरान शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 29.22%, जबकि ग्रामीण इलाकों में यह 69.69% रह गई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक के मुताबिक लॉकडाउन से दिहाड़ी मजदूरों और छोटे व्यवसाय से जुड़े लोगों को भारी झटका लगा है। इसमें फेरी वाले, सड़क के किनारे दुकान लगाने वाले विक्रेता, निर्माण उद्योग में काम करने वाले श्रमिक और रिक्शा चालक पेट भरने वाले लोग शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय नौसेना ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस ऑपरेशन को लॉन्च किया था? समुद्र सेतु। भारतीय नौसेना ने विदेशी नागरिकों को वापस लाने के लिए राष्ट्रीय प्रयास के रूप में ऑपरेशन समुद्र सेतु की शुरुआत की थी। यह नौसेना जहाज जलज से एक अन्य जहाज के साथ मालदीव गणराज्य के बंदरगाह में प्रवेश कर रही है। इस ऑपरेशन के पहले चरण में 8 मई 2020 को भारतीय नागरिकों की निकासी अभियान शुरू होगी।
विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिक को कोविड-19 महामारी से प्रभाव के संबंध में भारत सरकार बारीकी से निगरानी कर रही है। भारतीय नौसेना को निर्देश दिया गया है कि विदेश में फंसे नागरिकों को समुद्र के रास्ते निकासी के लिए उपयुक्त तैयारी की जाए। पहले ट्रिप में 1000 लोगों को वहां से वापस लाने की योजना है। सभी की पहले मेडिकल स्क्रीनिंग होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।